नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में शुरू करते हैं अपना आज का जो प्रैक्टिस सेशन है। हम और आप मिलकर एक बेहतरीन सेशन बनाते हैं इस सेशन को। तो चलिए दोस्त, हाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पीईटी का एग्ज़ाम है और जो ये आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे और यूपीपी, यूपीएसआई के लिए मैं साइंस करवा रहा हूँ। आप देखेंगे कि ये जो सेशन मैं करवा रहा हूँ इसमें और पीईटी के एग्जाम में कोई अंतर नहीं है। जितने प्रश्न थे सब के सब मैच कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया है और आज की वीडियो में भी आप देखेंगे, मैच करेंगे। आप उठाकर देखिए, पेट का जो सुबह में एग्जाम मेरा प्रैक्टिस हुआ है और ये जो प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, दोनों प्रैक्टिस आप मैच करवाइए तो प्रश्न दोनों के हूबहू मैच करते हैं। क्योंकि अभी पेट जो है वो नए प्रश्न नहीं बना रहा है, वो पीछे विगत जो प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को उठाकर उन्हीं को संकलित कर दे रहा है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आप लोग क्या करते हैं कि नया पढ़ने के चक्कर में रहते हैं, और जब नया पढ़ने के चक्कर में रहते हैं तो पुराना देखते नहीं है, और जब पुराना नहीं देखते हैं तो वही पुराने को उठाकर वो लोग नया बना दे रहे हैं। लीजिए, आप कहाँ से करेंगे? तो आप सोचिए, जो पीईटी का एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी पेट जो है, ये एक प्रकार का प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा है। तो आप समझिए कि प्रारंभिक अहर्ता परीक्षाओं में ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, वही विगत आए हुए प्रश्नों के आधार पर या उन्हीं को उठाकर रख दिया जाता है ताकि आप लोग उस प्रश्न को हल करें और वो माइंडसेट उनका हो जाए कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। और पढ़ रहे हैं, भाई पढ़ रहे हैं तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो आप क्वालिफाई करके आगे एग्जाम में जाएंगे, मेंस में जाएंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि भाई ये वाली क्लास करो चाहे वो वाली क्लास करो, दोनों क्लास करोगे तो मिक्स मर्ज ही दिखेगा सब। क्योंकि उसके प्रश्न भाई पीईटी में जो करवाया जा रहा है वो करवाया जा रहा है अभी विगत आए हुए प्रश्नों को, और यहाँ मैं जो विगत प्रश्न हैं, आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं को यहाँ भी करवा रहा हूँ। तो दोनों मैच करेंगे आपको। तो आइए आज का जो सेशन है उसको शुरू किया जाए और एक बेहतरीन तरीके से इसको हल किया जाए। हल करने के बाद एक प्रश्न में, एक प्रश्न के साथ नहीं कई प्रश्नों के साथ उसका अंत किया जाए, जिसे हम लोग कहते हैं खुले अंत वाले प्रश्न। मतलब प्रश्न की व्याख्या इतनी अच्छे तरीके से कर दो कि वो बंद अंत वाला है लेकिन खुले अंत वाला बन जाए। जो तरीके हैं, शिक्षण विधियां हैं, अगर उनका प्रयोग करके अपनी क्लास आप कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, तो आपको कभी नुकसान नहीं होने वाला है। तो आइए दोस्त, देखते हैं आज की क्लास को, आपके सामने है। और ये जो सेशन है दोस्त बायोलॉजी से है। अब बायोलॉजी से ही नहीं, मैं लगभग सभी से लेके आऊंगा, लेकिन ऐसे ही प्रश्न चलते रहेंगे, कोई आपका बेकार का प्रश्न नहीं है। किसी में प्रश्न जो होंगे वो महत्वपूर्ण और आपके आए हुए प्रश्न होंगे, जिसको आप हल करके अपने आप को एकदम ही अपने परफॉर्मेंस को देख के उत्साहित होंगे, हतोत्साहित नहीं होंगे। चलिए आइए, तो देखिए क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अवस्थित है। फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक मतलब कि पहले तो ये बताइए डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। डीएनए, डीएनए जिसे कहते हैं आप, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का कार्य क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कार्य क्या है, इसका पूरा नाम, नाम के साथ कार्य। अब आप बताइए इसकी खोज किसने की थी? जो द्विमॉडल प्रक्रिया है डीएनए की, वो किसने दिया था? ठीक है, द्विमॉडल की जो प्रक्रिया है वो किसने दिया था? ये सारी की सारी चीजें मैं आपको आणविक जो जैविक अणु हैं उन क्लास में दे चुका हूं। आरएनए हो, डीएनए हो, आरएनए हो, डीएनए हो, गुणसूत्र है, गुणसूत्र है,
तो इन सबके बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ, इनके कार्यों के बारे में बता चुका हूँ, इनकी खोज किसने की है उसके बारे में बता चुका हूँ, सेंटर कहाँ है ये सेंटर तक बताया हूँ भाई। आप लोग अगर ये नहीं जान पा रहे हैं तो ये आप लोगों का दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको थियरी में पढ़ा चुका हूँ और ये सारे के सारे प्रश्न भी आए हुए हैं। तो ये जो डीएनए है दोस्त, डी का मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है, क्या नाम है इसका? इसका फुल फॉर्म यही है। और हाँ सुनिए, ये जो CDFD है, CDFD का मतलब क्या है? फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ अवस्थित है ये पूछ रहा है, तो ये आपका हैदराबाद में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है भाई? तो हैदराबाद में अवस्थित है। बस इतना जानते रहिए और आपका प्रश्न हल होता रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। मजेदार प्रश्न है कि नहीं है? उसके बाद जंतु कोशिका पादप कोशिका में भिन्न होती है, पादप कोशिका से भिन्न होती है। ये जो जंतु कोशिका है, ये जो आपकी जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि इसमें यानी कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या ये सही है? सही है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हरित लवक नहीं पाया जाता है। सही बात है भाई, हरित लवक भी नहीं पाया जाता है। हरित लवक का मतलब क्लोरोफिल इसमें पाया नहीं जाता है। ठीक है। हाँ, उसके बाद तारक केंद्रक होते हैं। तारक केंद्रक जो होता है ये आपके जंतु कोशिका में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, सही बात है भाई, हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है आपकी जंतु कोशिका में। तो आप बताइए, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से चारों के चारों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो ई इसमें यानी कि सभी जब सही हैं तो ये इसमें से उपरोक्त सभी जो ऑप्शन देता है वही इसका सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्त, आप जानते हैं सारी चीजें इसमें से मैंने आपको बताया हुआ है, सारी चीजें पढ़ाया हुआ, कोशिका के बारे में पढ़ाया है। जब पढ़ाया है तो प्रश्न भी आया है। चलिए अब इसमें बताइए, आज कूट वाले प्रश्न ज्यादा दिख गए हैं ना। चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? मतलब कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1938 ईस्वी में, कब किया था? 1938, कहीं दिख जाएगा, कहीं आपको 39 दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया थी वो यहीं से शुरू हुई थी, 38 से, और 39 तक इसको पूरा किया गया था। ठीक है। तो 1938 एवं 39 में ये कहा गया कि ये जो कोशिका है, मतलब जो जीव हैं, जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी के सारे जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। किससे मिलकर बने हुए हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, और वो जीवन की मूल इकाई है। जीवन की मूल इकाई है कौन? कोशिका। उसके बाद आते हैं एक और वैज्ञानिक, इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्व बनी हुई कोशिकाओं से बनती हैं। मतलब इनका ये हुआ कि कहते हैं कि नई कोशिका का जन्म नहीं होता है, नई कोशिका का जन्म नहीं होता है। जो पुरानी कोशिका होती है उसी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। मतलब कि नई कोशिका का जन्म नहीं होता, एक कोशिका बनी उसी से नई कोशिकाएं बनती जाती हैं, दूसरी कोशिका का जन्म नहीं होता है अलग से। तो ये कहा था एक वैज्ञानिक ने। अब मैं आपको बताऊं तो इसमें ये जो आपके हैं टी स्वान महाराज जो हैं, ठीक है, स्वान महाराज हैं ये, और एम स्लाइडेन, ये देखिए, हाँ, MJ स्लाइडेन, और साथ ही साथ रॉबर्ट हुक भाई केंद्रक की खोज किए थे। और उसके बाद टी स्वान, ये दोनों महोदय लोग ये कहे थे कि जो जीव हैं, सभी जीव हैं, वो कोशिकाओं से बने हुए हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4, ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसमें क्या है? सही ऑप्शन है। देख लीजिए और जान जाइए। मैंने आपको सेल के बारे में पढ़ाया है,
सेल थियरी के बारे में, ये सेल थियरी से है, यानी कोशिका सिद्धांत से ये प्रश्न बना हुआ है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। मेरा थियरी का क्लास देखिए या फिर जो प्रैक्टिस सेशन मैंने दिया है उसको देखिए, आपको आसानी से ये प्रश्न हल हो जाएंगे। तो कौन से ऑप्शन सही थे इसमें? दूसरा और चौथा ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन था। चलिए आगे आते हैं। तो ये देखिए दोस्त, अगर चैनल पर आप नए हैं, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये जो पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस हमारी हैं चल रही हैं, ये उनको भी मिले और उनको भी फायदा हो जाए। ठीक है, शोर मत मचाइएगा, धीरे से शेयर करके उनको बता दीजिए कि भाई आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, अपने दोस्तों में बढ़ा दीजिए कि पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस चला रहा है, और इसको देखकर मजा ही आ जाता है, और साथ ही साथ जो प्रश्न आते हैं पेपर में वो भी हल हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि एवं विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? अब मैं आपको बता दूं कि शरीर में जो टूट फूट होती है, शरीर में टूट फूट, कटा फटा, टूटा फूटा जो भी चीजें होती हैं कोशिकाओं में, उसकी मरम्मत कौन करता है? मैंने आपको पढ़ाया था न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्व। पोषक तत्वों को जो पढ़ाया था मैंने, उसमें एक चीज प्रोटीन पढ़ाया था मैंने। प्रोटीन का कार्य होता है कि शरीर में जो टूट फूट हुई है, वृद्धि एवं विकास होता है, उसको कौन नियंत्रित करता है, कौन उसके लिए उत्तरदायी होता है? तो प्रोटीन होता है। ऑप्शन किसी में है? ये देखिए सारे के सारे न्यूट्रिएंट यही रखे हुए हैं, तो ये जो प्रोटीन है ये उसमें मदद करता है भाई। कि कोशिका की बात करते हैं, ये देखिए ऊतक कहे या फिर यहीं पर कोशिका कह दे, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं। सीधी सीधी बात, यहीं पर शरीर कह दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे शरीर कहे, चाहे कोशिका कहे, चाहे ऊतक कहे, सबके जो टूट फूट या मरम्मत होती है, वृद्धि एवं विकास होता है, वो प्रोटीन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? प्रोटीन के माध्यम से होता है। जो वसा है और जो ये कार्बोहाइड्रेट है, वसा और कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर को क्या करते हैं भाई? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, विटामिन, विटामिन शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, लड़ने की क्षमता प्रदान करता है भाई, क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो चारों के चारों का जो कार्य है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चले आगे आगे चलते हैं। ये लीजिए प्रश्न नंबर 5वां, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है। देखिए जो प्रोटीन होती है ना, सबकी इकाई होती है। जैसे कोशिका की इकाई कौन है? शरीर की इकाई कौन है? कोशिका है। और ये जो घर होता है उसकी इकाई कौन? ईंट माना जाए। उसी तरह से जब हम कहेंगे कि ये जो हमारा प्रोटीन है इसकी इकाई कौन है, तो इसकी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे? इसकी इकाई को अमीनो अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? अमीनो अम्ल कहेंगे। जो अमीनो अम्ल है ना दोस्त, अमीनो अम्ल के ही माध्यम से प्रोटीन का निर्माण होता है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। लीजिए, अच्छा आज ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिसमें 5-5 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है ये बिहार में दिए गए हों। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आइए उत्तर दीजिए इन प्रश्नों का और आगे बढ़ते हैं। तो आप जान गए कि अगर अब आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन की इकाई है क्या है? अमीनो अम्ल है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। देखिए हमारा जो शरीर होता है ना, हमारा जो शरीर होता है, शरीर में 40 प्रकार के, शरीर में कितने प्रकार के? 40 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। शरीर में 40 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें 20 हमारे अमीनो अम्लों की सहायता से होती हैं, 20, और 20 जो होती हैं ये हमें बाहर से प्राप्त करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये अनावश्यक, आवश्यक और अनावश्यक होती हैं। ठीक है, चलिए आवश्यक, ये अनावश्यक होती हैं और ये आवश्यक होती हैं। जो आवश्यक होती हैं उनको बनाने के लिए अमीनो अम्ल सहायक होते हैं, और संख्या कितनी है? दोनों की 20-20 है, दोनों की 20-20 है। कोई बात नहीं, 20-20 खेलेंगे भाई, 20-20 खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेहतरीन प्रश्न, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी?
कोशिका में राइबोसोम की खोज जो की थी ना दोस्त, ये जो राइबोसोम है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम्स को ही हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और साथ ही साथ मैं बताऊं तो राइबोसोम की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उसी के नाम पर राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसी को पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं। पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये देखिए मैच कर रहा है, कहीं पर उन्हीं के नाम पर है तो कहीं है जॉर्ज एमिल देखिए पैलाडे लिखा हुआ है, पैलेट है जबकि पैलेट इनको नाम। अब जानते ही हैं आप लोग ये जो वैज्ञानिक है, कोई रूसी है तो कोई जर्मन है तो कोई क्या बोलते हैं उसे यार, इंग्लैंड का है। तो सभी के नाम अलग अलग हैं, हिंदी में लिखने में थोड़ा अटपटे हो जाते हैं। कोई बात नहीं, इसे पैलेट कहिए या पैलाडे कहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना जानिए कि पैलेट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम्स की खोज की थी। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब बाकी इसकी कहानी मैंने आपको बता दी। आनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें से होता है, किसमें होता है भाई? आनुवांशिक उत्परिवर्तन जो होता है वो किसमें होता है? किसमें होता है जरा बताइएगा। क्या आरएनए में होता है, क्या डीएनए में होता है, क्या क्रोमोसोम्स में होता है, क्या राइबोसोम्स में होता है? उत्परिवर्तन, तो आनुवांशिक उत्परिवर्तन जो होता है दोस्त वो होता है डीएनए में। किसमें होता है? डीएनए में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। आप जीन परिवर्तन किसमें होता है? जीन परिवर्तन किसमें होता है भाई, ये बताना है। उत्परिवर्तन तो हो गया, अब इसे देखते हैं। तो ये हो गया आपका क्रोमोसोम। किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन जीन उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो गुणसूत्र में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन यानी कि डीएनए का जो संश्लेषण होता है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो भाई कार्नबर्ग ने किया था। क्योंकि ऐसे ऐसे नाम हैं कि आपको समझ में नहीं आएंगे, बस इतना जान लीजिए कि किसने किया था। तो किसने किया था? कार्नबर्ग ने किया था। ठीक है, कार्नबर्ग ने किया था। चलिए आगे आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। ये लीजिए, मानव शरीर की संख्या होती, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है यानी कि गुणसूत्रों की संख्या होती है। गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। क्रोमोसोम्स से थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है आपको, अगर क्रोमोसोम्स लिखा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है क्योंकि आप लोग नाम भूल जाते हैं। क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है? तो होती है 46 होती है, सबको पता है। जोड़े में कितनी होती है? तो जोड़े में होती है 23 जोड़ी होती है, जिसमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम्स कहलाते हैं। 22 जोड़ी जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो एक जोड़ी होता है, 23वां जोड़ी जो होता है, 23वां जोड़ी जो होता है यानी कि एक जोड़ी लास्ट वाला जो होता है, यही लिंग निर्धारण करता है। इसी को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। और यही जो 23वां जोड़ी है यही बताता है कि ये जो शिशु है वो बालक होगा या बालिका होगा, लड़की होगा कि लड़का होगा, बेबी होगा कि बाबा होगा, यही बताता है। ठीक है, इतना जानते रहिए। सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है, कोई चीजें नहीं छूटी है। आप थियरी देख लीजिए, बहुत ज्यादा थियरी नहीं, 30 क्लासेस होंगी ज्यादा से ज्यादा। 30 क्लासेस में मैंने सारे प्रश्न करवाए हुए हैं, आपको सारा का सारा वहीं से मिल जाएगा, इससे बाहर कहीं देंगे, कहीं नहीं जाने वाला है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। लीजिए, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी नाम दिया गया था? किसके द्वारा आनुवंशिकी नाम दे दिया गया था, ये पूछ रहा है। तो आनुवंशिकी नाम किसके द्वारा दिया गया था भाई? क्या मेंडल के द्वारा दिया गया, क्या कोरेंस के द्वारा दिया, क्या मूलर के द्वारा, क्या बेटसन के द्वारा? तो इसमें से ये जो महाराज लोग हैं ये अलग ही हैं, बचे क्या? डब्ल्यू बेटसन। ये जो डब्ल्यू बेटसन महोदय है, तो बेटसन महोदय ने ही क्या किया था? जेनेटिक्स नाम दिया था इसको। क्या नाम दिया था? जेनेटिक्स नाम दिया था। ठीक है, समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। आइए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? मैंने बता दिया था अभी, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो जब फैक्ट्री की कहते हैं तो भाई बनाएगा कौन, संश्लेषण कौन करेगा? तो आरएनए ही करेगा। ठीक है, बात खत्म। ऑप्शन कहाँ है भाई? हाँ, ये लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है भाई, जब पढ़ा दिया है तो कोई दिक्कत कोई मसला नहीं होने वाला है आपको। लीजिए, राइबोसोम का मुख्य कार्य फिर से आ गया, ओ माफ कीजिएगा, रिपीटेड टाइम। हाँ, कोशिका के विभाजन में जनन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को में विभाजित होता है, में विभाजित किया जाता है। तो किसमें विभाजित किया जाता है यार? मूल कोशिका में जब जनन की क्रिया होती है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, गुणसूत्रों का विभाजन होता है, तब क्या होता है भाई? तो दो समान भागों में ये क्या होते हैं? विभाजित हो जाते हैं। दो समान भागों में क्या होते हैं? विभाजित हो जाते हैं। तो दो समान भाग कहाँ है भाई? ये लीजिए, दो समान भागों में ये विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है यार। इतनी छोटे छोटे प्रश्नों के लिए परेशान होते रहते हैं आप लोग। लीजिए, निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना जी को आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। किसके आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था हरगोविंद खुराना जी को? तो बता दीजिए। ये जो प्रोटीन का संश्लेषण है, इसी के लिए इसको सम्मानित किया गया था। तो आपके ये जो हरगोविंद खुराना महोदय हैं, इनको सम्मानित किया गया था प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, आविष्कार के लिए। ठीक है, सम्मानित किया गया था इनको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सजीवों की क्या पहचान है? सजीवों की पहचान यानी कि सजीवों का लक्षण पूछ रहा है। सजीवों की पहचान का मतलब सजीवों का लक्षण। सबसे पहला काम, सजीव क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। सजीव क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। सजीव क्या करते हैं? पोषण करते हैं। शरीर पोषण करते हैं। सजीवों में पोषण होता है, सजीवों में पाचन होता है, सजीवों में उत्सर्जन होता है। ठीक है, सजीवों में उत्सर्जन होता है, सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। सजीवों में क्या होती है? प्रजनन की क्रिया होती है। सजीवों में बहिक्षेपण की क्रिया होती है, बहिक्षेपण की क्रिया होती है। तो ये सारे के सारे आपको बहुत ऑप्शन है यार। श्वसन की क्रिया हो गई, तो इसका हो गया। बाकी कुछ बच रहा है क्या? कुछ और बच रहा हो तो कोई बात नहीं, उसका भी ऑप्शन ले लेंगे, लेकिन इसमें से मैच कराइए, कुछ मैच कर रहा है इसमें से। तो हाँ देखिए, श्वसन की क्रिया हो गई, प्रजनन हो गया, और रक्त संचरण। अरे भाई यार, आपके शरीर में रक्त नहीं बह रहा है? शरीर में रक्त भी तो बह रहा है। लीजिए, ये भी हो गया। तीनों हो गए, यानी कि ये सभी वाला ऑप्शन इसमें से क्या हो गया? सही हो गया, राइट आंसर हो गया। सजीवों के यही लक्षण है, यही गुण है, जिससे हम पहचानते हैं कि हम सजीव हैं, हम निर्जीव हैं, इसी से पहचानते हैं। आइए, तो वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? मतलब सजीव कोशिका, ये जो वनस्पति, सीधी सीधी बात है, पौधे में और जंतु में, पौधे और जंतु की कोशिका में अंतर पूछ रहा है, बस बात खत्म। जंतु कोशिका प्लस ये पादप कोशिका, दोनों में अंतर, दोनों की कोशिकाओं में क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। तो मैंने अंतर पढ़ाया हुआ है ना, मैंने तो अंतर पढ़ाया हुआ है, दोनों की कोशिकाओं में अंतर पढ़ाया है। आइए देखते हैं। कोशिका भित्ति ये जंतुओं में पाई जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती है, केंद्रिका दोनों में पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाई जाती है। इसका मतलब अंतर क्या हुआ? अंतर है कोशिका भित्ति, क्योंकि ये तो तीनों दोनों में पाए जाते हैं ना, तो अंतर कहाँ हुआ? ये तो दोनों में समानता हो गई, दोनों में क्या हो गई? समानता हो गई। तीन ऑप्शन समानता बता रहे हैं, कोशिका भित्ति अलग हो गई, तो यही बताती है, क्योंकि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, ना कि जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में ये जो आपका क्या है भाई, कोशिका भित्ति है, नहीं पाई जाती है, इसीलिए दोनों में अंतर स्पष्ट यही कर रहा है, बाकी और कोई अंतर स्पष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, 18 प्रश्न हो गए, 19वें की तरफ चलते हैं। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी होती है, साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी होती है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं भाई? सीधी सीधी बात है, झिल्ली को क्या कहेंगे? आपके सामने होगा, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। बस बात खत्म यार, साइटोप्लाज्म प्लाज्मा झिल्ली, बस बात खत्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ? साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ भाई? कोशिका द्रव्य ना, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जिससे ढका, जिसमें एकत्रित होता है, वही तो प्लाज्मा झिल्ली हुआ। उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आसानी से सारे प्रश्नों को हल कर लीजिए। इतने आसान से प्रश्न कहाँ मिलने वाले हैं आपको? देखिए अब दोस्तों, कैसी लगी क्लास? प्रश्न कैसे हैं? अच्छे हैं?
कि नहीं अच्छे हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और साथ ही साथ ये देखिए, जब हमारा आप अंत तक हमारा साथ देते हैं तो उसके लिए हम आपको थैंक्स बोलते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और ये हम धन्यवाद आपका बोल रहे हैं, लेकिन आपको हमें धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रश्न हम लेके आते हैं दोस्त, ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आरआरबी दीजिए, फिर एनटीपीसी दीजिए, रेलवे दीजिए, कोई एग्जाम दीजिए, यूपीपी, यूपीएसआई, पीईटी, कोई भी एग्जाम दीजिए, सारे एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं। इससे बाहर कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। जब प्रश्न बनने वाला नहीं है तो फिर मतलब क्या है। चलिए दोस्त, ठीक है, तो जुड़े रहा कीजिए हमारे साथ, और अब और लोगों को जोड़ते रहा कीजिए, और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय।